सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें आगरा के विशाल महल के झरोखों से छनकर आ रही थीं। बादशाह अकबर, मुगल सल्तनत के महान सम्राट, अपने आलीशान पलंग पर अंगड़ाई ले रहे थे। उनकी आंखें खुलीं और उन्होंने आदत के मुताबिक अपनी घनी, शाही दाढ़ी पर हाथ फेरा। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक हल्की सी सिकन आई। कुछ अजीब था। दाढ़ी थोड़ी छोटी लग रही थी। उन्होंने बुदबुदाया, अपनी उंगलियों से दाढ़ी को टटोला। क्या मैंने कल रात ज्यादा सपने देखे थे? वह इसे एक मामूली भ्रम मानकर ब्रश करने गए, लेकिन दर्पण में देखकर उनकी भौहें चढ़ गईं। दाढ़ी वाकई छोटी थी। उन्होंने इसे अपनी उम्र का असर या शायद सुबह की नींद का धोखा मानकर टाल दिया और अपने दिनचर्या में लग गए। अगले दिन ठीक वही हुआ, बल्कि इस बार तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उनकी दाढ़ी पिछली सुबह से भी ज्यादा छोटी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य कैंची ने रात में उस पर हमला किया हो, और वह भी बड़े ही करीने से। अब अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होने लगीं। यह क्या रहस्य है? उन्होंने जोर से कहा। क्या महल में कोई जादू टोना करने वाला आ गया है, या कोई भूत प्रेत रात में मेरी दाढ़ी कुतर रहा है? वह तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल हमेशा की तरह अपनी शांत मुद्रा और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए दरबार में हाजिर हुए। बीरबल, अकबर ने अपनी दाढ़ी को छूते हुए लगभग चिल्लाकर कहा, एक भयानक रहस्य ने मुझे घेर लिया है। मेरी दाढ़ी हर रात छोटी होती जा रही है। अगर यही चलता रहा तो मैं कुछ ही दिनों में बिना दाढ़ी वाला सम्राट बन जाऊंगा। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे कमजोर समझेंगे। ये मेरे गौरव का सवाल है। बीरबल ने अकबर की दाढ़ी को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा और हास्य का मिश्रण था। जहां अपना, चिंता न करें। आपका यह वफादार सेवक आपके गौरव को बचाने और इस रहस्य को सुलझाने के लिए यहां है। लेकिन यह वाकई एक अजीब मामला है। क्या आपने कुछ ऐसा खाया जो सपनों में बाल काटता हो? बीरबल ने मजाकिया लहजे में कहा। अकबर ने उन्हें घूरा। बीरबल, यह कोई मजाक का समय नहीं है। यह गंभीर समस्या है। कोई है जो रात में मेरे कक्ष में घुसकर मेरी दाढ़ी काट रहा है, और वह इतना चालाक है कि किसी को पता भी नहीं चलता। पहरेदार भी कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, तो जहां अपना, हमें उस अदृश्य दाढ़ी चोर को पकड़ना होगा। मुझे कुछ दिनों का समय दें। मैं इस रहस्य की तह तक जरूर पहुंचूंगा। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने अकबर के शाही कक्ष का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने दीवारों की जांच की, फर्श की, यहां तक कि छत की भी। उन्हें कहीं भी किसी घुसपैठ के निशान नहीं मिले। शाही पलंग के आसपास बीरबल ने ध्यान से देखा कि क्या कोई बारीक बाल गिरा है, लेकिन कुछ नहीं। फिर उन्होंने महल के पहरेदारों से पूछताछ की। तुम लोगों में से किसी ने रात में कोई असामान्य आवाज सुनी, कोई परछाई देखी? बीरबल ने एक गंभीर पहरेदार से पूछा। नहीं महाराज, पहरेदार ने कहा। रात भर सन्नाटा रहता है, सिर्फ हवा की सरसराहट और उल्लुओं की आवाज। बीरबल ने रसोई के कर्मचारियों, सेवकों और यहां तक कि शाही कवियों से भी बात की, लेकिन किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। सबने यही कहा कि सम्राट की दाढ़ी पर चर्चा तो है, पर रहस्य कोई नहीं जानता। अकबर दिन ब दिन और परेशान होते जा रहे थे। उनकी दाढ़ी अब इतनी छोटी हो गई थी कि वह मुश्किल से दिखती थी। दरबार में फुसफुसाहटें बढ़ने लगी थीं। कुछ दरबारी मजाकिया अंदाज में कहते, लगता है सम्राट ने अपनी नई फकीरी शुरू की है। तो कुछ कहते, शायद यह किसी पड़ोसी राज्य का जादू टोना है, जो हमें कमजोर करने के लिए किया गया है। एक शाम अकबर ने बीरबल को फिर बुलाया। बीरबल, क्या हुआ तुम्हारे रहस्य का? मेरी दाढ़ी अब इतनी छोटी हो गई है कि मुझे अपनी पहचान ही नहीं दिख रही है। अगर यही चलता रहा तो मुझे अगले सप्ताह दाढ़ी बढ़ाने वाले जादूगर को बुलाना पड़ेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, धैर्य रखें। यह रहस्य जितना गहरा है उतना ही दिलचस्प भी है। मैंने एक योजना बनाई है। आज रात मैं स्वयं आपके कक्ष के पास पहरा दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मुझे उम्मीद है कि तुम उस अदृश्य चोर को पकड़ लोगे। उस रात बीरबल ने अकबर के कक्ष के पास एक गुप्त स्थान पर छिपकर पहरा दिया।
रात गहरी होने लगी। महल में पूरी तरह सन्नाटा था। बीरबल ने अपनी आंखें और कान खुले रखे। उन्होंने घंटों इंतजार किया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। वह सुबह होने तक वहीं बैठे रहे। लेकिन बीरबल ने तीनों को बारी बारी से देखा। हकीम, बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हें रात में कोई अजीब सपना आता है? हकीम ने कहा, नहीं महाराज, मुझे सिर्फ अपने जड़ी बूटियों और दवाइयों के सपने आते हैं। करीम, बीरबल ने पूछा, क्या तुम कभी नींद में चल पड़ते हो? करीम ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो इतना गहरा सोता हूं कि तोप की आवाज भी मुझे नहीं जगा सकती। फिर बीरबल सलीम की ओर मुड़े। सलीम एक युवा नाई था, जिसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी, जैसे वह किसी और दुनिया में खोया रहता हो। वह अक्सर दिन में भी सपनों की बातें करता था। सलीम, बीरबल ने शांत आवाज में पूछा, क्या तुम्हें कभी कोई ऐसा सपना आया है जहां तुम किसी की दाढ़ी काट रहे हो? सलीम पहले तो घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जमीन की ओर देखते हुए कहा, हाँ हाँ महाराज, मुझे ऐसे सपने आते हैं, बहुत सारे सपने। मैं नींद में देखता हूं कि मैं सबसे खूबसूरत दाढ़ी काट रहा हूं, और वह दाढ़ी वह सम्राट की होती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर, जो अब तक गुस्से में थे, हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल ने सलीम से पूछा, तो क्या तुम नींद में अपनी कैंची चलाते हो? सलीम ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं पता महाराज, लेकिन जब मैं जागता हूं तो मेरी कैंची अक्सर मेरे हाथ में होती है। मुझे लगता है मैं सपनों में अभ्यास करता हूं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, रहस्य सुलझ गया। आपका नाई सलीम रात में नींद में ही आपकी दाढ़ी काट रहा था। वह इतना अभ्यास करता है कि सपनों में भी महारत हासिल कर ली है। अकबर पहले तो अविश्वास में थे, फिर उन्हें एक जोरदार हंसी आई। पूरे दरबार में हंसी के ठहाके गूंजने लगे। दरबारी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। सम्राट की दाढ़ी का चोर कोई भूत प्रेत या जादूगर नहीं, बल्कि एक नींद में चलने वाला नाई निकला। तो मेरी दाढ़ी कोई जादू टोना नहीं, बल्कि सपनों का नाई खा रहा था। अकबर ने हंसते हुए कहा, और मैं समझ रहा था कि किसी ने मेरे गौरव पर हमला किया है। बीरबल ने कहा, हाँ जहां पनाह, सलीम इतना प्रतिभाशाली है कि वह नींद में भी एक सिद्धस्त नाई है। सलीम शर्म से लाल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। अकबर ने उसे बुलाया। सलीम, तुम वाकई एक अनोखे कलाकार हो, लेकिन अगली बार कृपा करके अपने सपनों का अभ्यास किसी और चीज पर करना, मेरी दाढ़ी पर नहीं। अकबर ने नाई को क्षमा कर दिया, क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उसे एक सख्त हिदायत दी। आज से जब तक तुम पूरी तरह जाग न जाओ, अपनी कैंची से दूर रहना, और हां, अपने सपनों की दुनिया से भी दूर रहना जब तक तुम्हारी नींद पूरी न हो जाए। तुम्हें अब से एक सपनों की मशीन का इस्तेमाल करना होगा, जो तुम्हें नींद में कैंची चलाने से रोकेगी। सलीम ने वादा किया कि वह अपनी आदत को सुधारेगा। बीरबल ने अकबर को समझाया कि सलीम शायद तनाव या अत्यधिक अभ्यास के कारण ऐसा कर रहा था। बीरबल ने सलीम को कुछ आरामदायक नींद के सुझाव दिए, जैसे रात में गर्म दूध पीना और दिन में कम से कम 1 घंटा आराम करना। उस दिन के बाद अकबर ने अपनी दाढ़ी फिर से बढ़ाई, और सलीम ने अपने सपनों में दाढ़ी काटना बंद कर दिया। अकबर और बीरबल के बीच यह घटना हमेशा एक मजेदार किस्सा बनकर रह गई। जब भी महल में कोई रहस्यमय घटना होती, अकबर मजाकिया अंदाज में पूछते, बीरबल, क्या यह किसी सपनों की मशीन का काम है? और बीरबल मुस्कुराते हुए कहते, नहीं जहां पनाह, इस बार तो जरूर कोई जागता हुआ व्यक्ति है। यह घटना अकबर को यह सीख दे गई कि कभी कभी सबसे बड़ी समस्याओं के पीछे सबसे सरल और अप्रत्याशित कारण होते हैं, और हमें हर चीज को एक जादुई या रहस्यमय दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। और बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमत्ता और हास्यबोध अद्वितीय था। सीख: सपनों की गलती हकीकत मत बनाओ, और कभी कभी हमें चीजों को शांत दिमाग से देखना चाहिए, क्योंकि सबसे अजीब रहस्य का सबसे सरल समाधान होता है, और यह अक्सर हमारे सबसे करीब होता है, भले ही हम उसे देख ना पाएं। शरद ऋतु का मौसम था, और आगरा के महल में हर ओर उत्सव का माहौल था। बादशाह अकबर ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक भव्य दावत का आयोजन किया था।
इस दावत की सबसे खास बात थी शाही रसोई द्वारा तैयार किए गए जौहरी लड्डू। ये लड्डू इतने स्वादिष्ट और बहुमूल्य थे कि उन्हें बनाने में हफ्तों लगते थे और उनमें केसर, पिस्ता, बादाम और चांदी के वर्क की भरमार होती थी। ये सिर्फ विशेष अवसरों पर ही बनाए जाते थे। एक दोपहर जब सभी दरबारी और मेहमान दावत का इंतजार कर रहे थे, अकबर को खबर मिली कि एक बड़ा शाही थाल, जिस पर लगभग 1000 जौहरी लड्डू सजे थे, गायब हो गया है। यह थाल ठीक शाही भोजन कक्ष के बगल में रखा गया था, जहां से उसे दरबार में ले जाया जाना था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह क्या मजाक है? मेरे जन्मदिन के लड्डू गायब, और कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। क्या महल में भूत प्रेत घूम रहे हैं जो लड्डू भी खा जाते हैं? उन्होंने गुस्से से अपनी मूछें मरोड़ी। शाही रसोइया रहीम डर के मारे कांप रहा था। जहांपनाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी घटना नहीं देखी। लड्डू अभी कुछ देर पहले तक वहीं थे। कसम से, मैंने अपनी आंखों से देखे थे। अकबर ने तुरंत अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, यह सिर्फ लड्डू का मामला नहीं है, यह मेरी शाही प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर मेरे अपने महल से मेरे जन्मदिन के लड्डू चोरी हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? तुम इस लड्डू चोर को ढूंढो, चाहे वह इंसान हो या शैतान। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता न करें। लड्डू कहाँ गए और किसने चुराए, यह रहस्य भी सुलझ जाएगा। लेकिन यह चोर जरूर कोई बड़ा शौकीन रहा होगा जो इतने सारे लड्डू एक साथ ले गया। बीरबल ने तुरंत अपनी जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने उस स्थान का निरीक्षण किया जहां से लड्डू गायब हुए थे। फर्श पर कोई पैरों के निशान नहीं थे, न ही कोई दरवाजा टूटा था। खिड़कियां भी बंद थीं। यह एक पहेली थी। बीरबल ने सभी शाही रसोइयों, सेवकों और पहरेदारों से पूछताछ की जो उस क्षेत्र के पास थे। क्या किसी ने कोई अजीब आवाज सुनी, कोई परछाई देखी? बीरबल ने एक सेवक से पूछा। सेवक ने कहा, नहीं महाराज, सब कुछ सामान्य था। बस शाही कवियों की महफिल में शेरों शायरी की आवाजें आ रही थीं। बीरबल ने सोचा, यह चोर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसे महल के अंदरूनी हिस्सों की पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसे बिना किसी निशान छोड़े यह काम करना आता हो। कई घंटे बीत गए, लेकिन लड्डू और चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अकबर अधीर होने लगे। बीरबल, क्या हुआ तुम्हारे चोर का? क्या उसे लड्डू खाकर पेट दर्द तो नहीं हो गया? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चोर को जरूर पेट दर्द हुआ होगा, क्योंकि एक साथ इतने लड्डू खाना आसान नहीं है। लेकिन मैंने एक योजना बनाई है। मुझे सभी दरबारियों को यहां बुलाना होगा। अकबर ने पूछा, सभी दरबारियों को? पर क्यों? बीरबल ने समझाया, लड्डू चोर उनमें से ही कोई है जहांपनाह, और मैं उसे उसकी अपनी कमजोरी से पकड़ूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और सभी दरबारियों को, जिनमें से कुछ शाही दावत की तैयारी में व्यस्त थे और कुछ कविगण अपनी कविताओं की अंतिम पंक्तियों को तराश रहे थे, शाही कक्ष में बुलाया गया। लगभग 100 दरबारी वहां जमा हुए। उनके चेहरों पर जिज्ञासा और थोड़ी घबराहट थी। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक अर्धवृत्ताकार में खड़ा किया। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखों में बीरबल की योजना को लेकर उत्सुकता थी। बीरबल ने कहा, दरबारियों, आज हमारे महाराज के जन्मदिन के लिए बने जौहरी लड्डू चोरी हो गए हैं। यह एक गंभीर अपराध है, लेकिन मैं जानता हूं कि चोर कौन है। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। हर कोई दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटा सा मलमल का टुकड़ा निकाला। उस पर कुछ सूखे हुए लड्डू का चूरा लगा था और उसमें से हल्की मीठी सुगंध आ रही थी। यह चूरा उन्हें उस जगह से मिला था जहां से लड्डू गायब हुए थे। बीरबल ने उस मलमल के टुकड़े को उठाया और एक एक दरबारी के पास गए। उन्होंने हर दरबारी को उस टुकड़े को सूंघने के लिए कहा। महाराज का आदेश है, बीरबल ने कहा, कि हर दरबारी को इस कपड़े को सूंघना होगा। इस पर जौहरी लड्डू की सुगंध है। शरद ऋतु की ठंडी रातें थीं और आगरा के महल में सभी गहरी नींद में सोए हुए थे, सभी सिवाय एक के। बादशाह अकबर अपने शाही शयन कक्ष में गहरी नींद में थे जब अचानक उन्हें अपने तकिए के पास से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन सोया नहीं?
कौन सोया नहीं? अकबर की नींद टूट गई। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। कमरा पूरी तरह से शांत था। उन्होंने सोचा कि यह शायद कोई सपना था और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, इस बार थोड़ी जोर से। आज रात कौन जागा रहा? किसने महल की शांति भंग की? अकबर अब पूरी तरह से जाग चुके थे। उन्होंने अपने तकिए को उठाया और उसे ध्यान से देखा। यह उनका रोजमर्रा का रेशमी नरम तकिया था, लेकिन फुसफुसाहट वहीं से आ रही थी। क्या यह तकिया बोल रहा है? अकबर ने अपने आप से बुदबुदाया, अविश्वास में। उन्होंने तकिए को अपने कान के पास रखा और फुसफुसाहट और साफ सुनाई दी। आज रात राजकुमार सलीम देर तक जागा रहा। उसके कमरे से अजीब सी रोशनी आ रही थी। अकबर भौचक्के रह गए। उनका तकिया सचमुच बोल रहा था। यह एक अविश्वसनीय घटना थी। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। रात के उस पहर में बीरबल को बुलाना एक असामान्य बात थी, लेकिन अकबर की उत्सुकता और चिंता अपने चरम पर थी। बीरबल अपनी नींद में भी सम्राट के आदेश को सुनकर तुरंत दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने देखा कि अकबर अपने तकिए को पकड़े हुए हैरान और परेशान लग रहे थे। बीरबल, अकबर ने लगभग चिल्लाकर कहा, मेरे तकिए ने अभी अभी बात की। उसने कहा कि राजकुमार सलीम रात भर जागा रहा और उसके कमरे से अजीब सी रोशनी आ रही थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, क्या आप निश्चित हैं कि यह तकिया बोल रहा है या यह रात का कोई अजीब सपना था? अकबर ने तकिए को बीरबल की ओर बढ़ाया। सपना नहीं बीरबल, तुम खुद सुनो, यह अभी भी फुसफुसा रहा है। बीरबल ने तकिए को अपने कान के पास रखा। उन्हें भी हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन इतनी अस्पष्ट थी कि वह समझ नहीं पाए। जहांपनाह, मुझे तो सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही है। अकबर अधीर हो गए। नहीं बीरबल, यह सच है, मेरा तकिया बोल रहा है और वह हमें बता रहा है कि राजकुमार सलीम देर तक जागता रहता है। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सोचा। यह एक अजीब पहेली थी। एक तरफ तो यह मानना मुश्किल था कि एक तकिया बोल सकता है, और दूसरी तरफ अकबर इतने आश्वस्त थे। बीरबल ने कहा, ठीक है जहांपनाह, अगर आपका तकिया सच बोल रहा है तो हमें इसकी बात माननी होगी। हमें यह पता लगाना होगा कि राजकुमार सलीम रात भर क्या कर रहा है, लेकिन तकिया को बोलने वाला साबित करने के लिए हमें एक सबूत चाहिए। अकबर ने कहा, सबूत? तकिया ही सबूत है। बीरबल ने समझाया, नहीं जहांपनाह, हमें यह सिद्ध करना होगा कि तकिए की बात सही है। हमें राजकुमार सलीम के कमरे की जांच करनी होगी। अकबर मान गए और बीरबल ने तुरंत अपनी योजना बनाई। उन्होंने अकबर के शाही गार्डों की एक टुकड़ी को बुलाया और उन्हें चुपचाप राजकुमार सलीम के कक्ष की ओर बढ़ने का आदेश दिया। बीरबल स्वयं उनके साथ थे। आधी रात का समय था। महल में पूरी तरह सन्नाटा था। बीरबल और गार्ड चुपचाप राजकुमार सलीम के कक्ष के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि कक्ष के दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। यह रोशनी किसी मोमबत्ती या दिए की नहीं थी, बल्कि एक नीली सफेद झिलमिलाती रोशनी थी। बीरबल ने गार्डों को दरवाजा धीरे से खोलने का इशारा किया। जैसे ही दरवाजा खुला, सभी ने देखा कि राजकुमार सलीम अपने पलंग पर लेटे हुए नहीं थे। वह जमीन पर बैठे थे। उनके सामने एक बड़ी सी चमकीली चीज रखी थी, जिसमें रंग बिरंगी आकृतियां तेजी से बदल रही थीं। राजकुमार की आंखें उस चीज पर टिकी थीं और वह पूरी तरह से उसमें खोए हुए थे। वह चीज कोई जादुई क्रिस्टल नहीं, बल्कि एक नया आविष्कार था, जिसे एक विदेशी व्यापारी ने अकबर को उपहार में दिया था। एक जादुई बक्सा जो चलती फिरती तस्वीरें दिखाता था। आजकल हम उसे टेलीविजन या वीडियो प्लेयर कहते हैं। राजकुमार सलीम उस पर एक विदेशी कार्टून देख रहे थे, जिसमें अजीबोगरीब जानवर आपस में लड़ रहे थे और मजाक कर रहे थे। राजकुमार सलीम इतना मग्न था कि उसे अपने कमरे में किसी के आने का एहसास भी नहीं हुआ। बीरबल ने धीरे से उसका नाम पुकारा, राजकुमार सलीम। राजकुमार चौंका और तेजी से मुड़ा। उसने देखा कि अकबर, बीरबल और कई गार्ड उसके कमरे में खड़े थे। वह डर से कांपने लगा। उसने तुरंत जादुई बक्से को कपड़े से ढकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था। सलीम, ये क्या कर रहे हो तुम रात के इस पहर में? तुम पढ़ते क्यों नहीं हो या सोते क्यों नहीं हो?
और यह अजीबोगरीब रोशनी क्या है? सलीम ने डरते हुए कहा। पिताजी, मैं तो बस ये देख रहा था। बीरबल ने जादुई बक्से को अनकवरिंग किया। अकबर ने पहली बार ऐसी चीज देखी थी, चलती फिरती तस्वीरें और अजीबोगरीब आवाजें। बीरबल ने कहा, जहां अपना आपके बोलने वाले तकिए की बात सच निकली। राजकुमार सलीम रात भर इसी जादुई बक्से पर कार्टून देख रहा था। इसी वजह से वह रात भर जागा रहा और यही अजीब सी रोशनी उसके कमरे से आ रही थी। अकबर ने राजकुमार सलीम को घूरा। सलीम, क्या यह सच है? तुम अपनी नींद खराब कर रहे हो, अपनी पढ़ाई खराब कर रहे हो और महल में इस जादुई बक्से के कारण शोर कर रहे हो? राजकुमार सलीम ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं इस कार्टून में इतना खो गया था कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां अपना आपका तकिया सचमुच बोल रहा था। यह तकिया आपके सिर के पास था और इसने राजकुमार के कमरे से आने वाली आवाजों और रोशनी को महसूस किया। तकिए ने आपको वही बताया जो उसने महसूस किया। अकबर को अब पूरी बात समझ में आ गई। उनका तकिया सचमुच नहीं बोल रहा था, बल्कि तकिया उनके सिर के पास होने के कारण वह राजकुमार के कमरे से आने वाली हल्की आवाजों और रोशनी को महसूस कर पाए थे, और उनकी नींद में उन आवाजों ने उन्हें यह महसूस कराया कि तकिया ही बोल रहा है। अकबर ने पहले तो हंसना शुरू किया, फिर जोर से ठहाका लगाया। पूरा दरबार, जो अब तक गंभीर था, हंसी से गूंज उठा। तो मेरा तकिया कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक संवेदनशील जासूस था, अकबर ने कहा। अकबर ने राजकुमार सलीम को उसकी गलती के लिए डांटा, लेकिन उसकी ईमानदारी से कबूल करने और बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर उसे क्षमा कर दिया। लेकिन उन्होंने सलीम को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा न करे और जादुई बक्से को सिर्फ दिन के समय, पढ़ाई खत्म करने के बाद और सीमित समय के लिए ही देखे। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरी सबसे अजीब पहेलियों को सुलझा लेते हो। तुमने मुझे समझाया कि कभी कभी जो चीजें जादुई लगती हैं, उनके पीछे एक तार्किक कारण होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना हर चीज का अपना एक सच होता है, भले ही वह एक बोलने वाला तकिया ही क्यों ना हो। और कभी कभी सबसे छोटे संकेत सबसे बड़े रहस्य को उजागर कर देते हैं। उस दिन के बाद जब भी महल में कोई रहस्यमय घटना होती, अकबर हमेशा मजाकिया अंदाज में कहते, बीरबल, क्या इस बार भी हमारा तकिया ही बोलेगा? और बीरबल हमेशा मुस्कुराते हुए कहते, नहीं जहां अपना, इस बार तो हमें जरूर कोई जागता हुआ सबूत मिलेगा। सीख, कभी कभी जो चीजें हमें अलौकिक या जादुई लगती हैं, उनके पीछे एक तार्किक और सरल कारण छिपा होता है। हमें हर चीज पर आंख मूंद कर विश्वास करने की बजाय तर्क और विवेक से काम लेना चाहिए। और कभी कभी बच्चे भी अपनी उत्सुकता और मजाक में ऐसे काम कर जाते हैं जो बड़ों के लिए पहेली बन जाते हैं। ये एक अजीबोगरीब सुबह थी। बादशाह अकबर अपनी शाही बैठक में बैठे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी झुंझलाहट थी। पिछले कुछ दिनों से उन्हें लग रहा था कि दरबार में दरबारी बहुत ज्यादा हंसते हैं। हर छोटी मोटी बात पर ठहाके, फुसफुसाहट और कभी कभी तो जोरदार कहे। अकबर को लगता था कि यह उनकी शाही गरिमा के खिलाफ है। उन्हें शांति और गंभीरता पसंद थी। उन्होंने गहरी सांस ली और एक अजीबोगरीब फरमान सुनाया। दरबारियों, अकबर ने जोर से कहा, मैंने यह फैसला किया है कि आज से अगर कोई भी दरबार में हंसेगा तो उसे हंसी का कर देना होगा, हर एक हंसी पर एक अशर्फी, और अगर कोई जोर से ठहाका लगाएगा तो उसे 5 अशर्फियां। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर अविश्वास था। हंसी पर कर, यह तो अजीब बात थी। वे जानते थे कि अकबर कभी कभी अजीबोगरीब फरमान सुनाते थे, लेकिन यह वाला तो सबसे अनोखा था। बीरबल, जो हमेशा अपनी शांत मुस्कान के साथ दरबार में मौजूद रहते थे, अब अपनी दाढ़ी सहला रहे थे। उन्हें पता था कि अकबर का यह फरमान ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि हंसी तो एक स्वाभाविक चीज है। जहां अपना, एक बूढ़े दरबारी ने हिम्मत करके कहा, लेकिन हंसी तो इंसान के स्वभाव में है, इसे कैसे रोका जा सकता है? अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। जो हंसना बंद नहीं कर सकता, वह कर देगा। यह एक शाही फरमान है। और हां, अगर किसी ने बिना कर दिए हंसने की कोशिश की
तो उसे 10 अशर्फियों का जुर्माना भरना होगा। पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब कोई दरबारी मुस्कुराने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। हर कोई अपने चेहरे को गंभीर बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि गलती से भी कोई हंसी बाहर ना निकल जाए। माहौल इतना शांत हो गया था कि सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। कई दिन बीत गए। दरबार में अब कोई हंसी नहीं थी। कोई दरबारी आपस में मजाक नहीं करता था। कोई कवि अपनी हास्य कविताएं नहीं सुनाता था। माहौल इतना गंभीर हो गया था कि अकबर को खुद भी थोड़ा अजीब लगने लगा था। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। बीरबल, जो हमेशा अकबर के पास बैठे रहते थे, देख रहे थे कि अकबर भी इस खामोशी से परेशान है। एक शाम अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, यह हंसी का कर मुझे ही भारी पड़ रहा है। दरबार में अब कोई रौनक नहीं है। सब इतने गंभीर रहते हैं कि मुझे भी उदासी महसूस होती है। मैंने तो सोचा था कि इससे अनुशासन आएगा, लेकिन यह तो बोरियत ले आया है। बीरबल मुस्कुराए। जहां अपना हंसी को रोकना असंभव है। ये इंसान के दिल से निकलती है, लेकिन आपके फरमान का सम्मान किया गया है। अकबर ने कहा, मुझे इस फरमान को वापस लेना है, लेकिन मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? अगर मैंने इसे वापस लिया तो लोग कहेंगे कि बादशाह अपने फरमान से पलट गया। मुझे एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे लोग फिर से हंसें और मेरा फरमान भी बना रहे, लेकिन किसी को कर न देना पड़े। बीरबल ने कहा, जहां अपना, मेरे पास एक योजना है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ थोड़ा अभिनय करना होगा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी हमेशा की तरह गंभीर चेहरे लिए बैठे थे। बीरबल ने अकबर से फुसफुसाकर कहा, जहां अपना, क्या आप तैयार हैं? अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल उठे और दरबार के बीच में आ गए। उन्होंने एक गंभीर चेहरा बनाया और कहा, दरबारियों, आज मैं महाराज को एक ऐसा मजाक सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। लेकिन याद रहे, हंसी का कर अभी भी लागू है। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। बीरबल महाराज को मजाक सुनाएंगे और हम हंसेंगे तो कर देना पड़ेगा। उनके चेहरों पर एक अजीब सा डर और उत्सुकता का मिश्रण था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और एक कहानी सुनानी शुरू की। वह कहानी एक ऐसे व्यापारी की थी जो इतना कंजूस था कि वह अपने बच्चों को भी सिर्फ आधे सेब खाने को देता था। एक दिन वह अपनी बीवी से कहता है, आज रात अगर तुमने सोते समय करवट बदली तो तुम्हें अपनी चादर का आधा हिस्सा मुझे देना होगा, क्योंकि तुमने मेरे सोने में बाधा डाली। कहानी सुनने के बाद अकबर ने पहले तो अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने जानबूझकर कहानी को इतने मजाकिया अंदाज में सुनाया था कि अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वे जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह खुद हंस पड़े थे। अब क्या होगा? क्या बादशाह को खुद कर देना पड़ेगा? बीरबल ने तुरंत दरबारियों की ओर देखा और जोर से कहा, देखो दरबारियों, बादशाह खुद हंस पड़े हैं, और चूंकि हंसी का कर लागू है तो बादशाह को खुद कर देना होगा। 5 अशर्फियां। यह सुनकर दरबारियों को और भी ज्यादा हैरानी हुई। उन्होंने देखा कि अकबर अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह फिर से हंस पड़े। बीरबल, तुम ये क्या कर रहे हो? अकबर ने हंसते हुए कहा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, फरमान तो फरमान होता है, चाहे वह बादशाह ही क्यों ना हो, उसे भी कर देना होगा। यह सुनकर दरबारियों को एक अजीब सी स्थिति महसूस हुई। बादशाह खुद कर दे रहे थे। यह तो हास्यास्पद था। धीरे धीरे एक एक करके दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान आई। फिर वे हल्के से हंसने लगे, और फिर एक एक करके पूरा दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। कर दो, कर दो! सभी दरबारी एक साथ चिल्लाए, बादशाह को कर देना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, देखिए, अब सभी दरबारी हंस रहे हैं और वे सभी अब कर के दायरे में आ गए हैं। अकबर ने अपनी हंसी रोकी और दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने देखा कि पूरा दरबार हंसी से गूंज रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने कितनी चतुराई से उनके फरमान को ही पलट दिया था। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मुझे मानना पड़ेगा कि तुमने इस बार मुझे ही फंसा दिया, लेकिन तुमने यह भी साबित कर दिया कि हंसी को रोकना असंभव है। अकबर ने एक घोषणा की, दरबारियों, मुझे एहसास हो गया है कि हंसी एक अनमोल चीज है।
यह हमारे जीवन में खुशी और उत्साह लाती है। इसलिए आज से हंसी का कर समाप्त किया जाता है। लेकिन हाँ, बीरबल ने मुझे हंसाया, इसलिए मैं उसे इनाम दूंगा। पूरा दरबार खुशी से झूम उठा। दरबारी एक दूसरे को गले लगाने लगे और माहौल फिर से खुशी और रौनक से भर गया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और हास्यबोध से एक बार फिर अकबर को प्रभावित किया था। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। हंसी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कर लगाकर रोका जा सके। यह इंसान के दिल की खुशी है और इसे हमेशा बहने देना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हंसी तो मुफ्त में मिलती है और इसका कोई मोल नहीं होता। इसे कभी कैद नहीं किया जा सकता। उस दिन के बाद दरबार में फिर से हंसी और मजाक का माहौल बन गया। अकबर ने भी सीख लिया कि कभी-कभी नियमों को बनाने से ज्यादा जरूरी होता है इंसानी स्वभाव को समझना। सीख: हंसी एक प्राकृतिक और अनमोल भावना है जिसे किसी भी कर या नियम से रोका नहीं जा सकता। खुशी को दबाने की कोशिश करने से जीवन नीरस हो जाता है। कभी-कभी सबसे अच्छी रणनीति यह होती है कि आप अपनी गलती को स्वीकार करें और हास्य के साथ उसे सुधारें। बादशाह अकबर एक पराक्रमी सम्राट थे, जिनके पास अपार धन, शक्ति और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल थे। लेकिन हाल के दिनों में अकबर एक अजीबोगरीब समस्या से जूझ रहे थे, जिसने उनकी रातों की नींद हराम कर दी थी। उनकी छाया, उनकी अपनी परछाई, अक्सर उनसे रूठ जाती थी। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन अकबर ने खुद इसे कई बार महसूस किया था। कभी-कभी जब वह बगीचे में चलते थे, उनकी छाया अचानक गायब हो जाती थी, जैसे वह उनसे दूर भाग गई हो। कभी-कभी जब वह अपनी शाही बैठक में बैठते थे, उनकी छाया उनके बगल में नहीं होती थी, बल्कि कहीं और, दीवार पर या फर्श पर बेतरतीब ढंग से फैली होती थी, जैसे वह उनसे नाराज हो। अकबर को लगता था कि उनकी छाया उनसे रूठ गई है और यह उन्हें बहुत परेशान करता था। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने शाही कक्ष में बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। मेरी छाया मुझसे रूठ गई है। वह अक्सर मुझसे दूर भाग जाती है। क्या यह किसी जादू टोने का असर है, या मेरी छाया मुझसे नाराज है क्योंकि मैं उसे पर्याप्त सम्मान नहीं देता? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। जहां अपना छाया का रूठना, यह तो वाकई एक अनोखी समस्या है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसका भी कोई ना कोई हल जरूर होगा। अकबर ने कहा, यह कोई छोटी बात नहीं है बीरबल। मेरी छाया मेरी पहचान है। अगर मेरी छाया ही मुझसे रूठ जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे कि बादशाह अपनी परछाई को भी खुश नहीं रख सकता। तुम कुछ करो बीरबल, मेरी छाया को मुझसे वापस लाओ और उसे खुश रखो। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सोचा। उन्हें पता था कि छाया का रूठना कोई जादुई घटना नहीं थी, बल्कि प्रकाश और स्थिति का खेल था। लेकिन अकबर को यह समझाना मुश्किल था। अकबर एक ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसी रहस्यमय बातों पर विश्वास कर सकते थे। बीरबल ने कहा, जहां अपना, मुझे कुछ दिनों का समय दें। मैं इस समस्या का समाधान जरूर ढूंढूंगा, लेकिन मुझे एक चीज चाहिए, एक बहुत बड़ा चमकदार दर्पण। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। दर्पण? मेरी छाया को वापस लाने के लिए दर्पण का क्या काम? बीरबल ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान सबसे सरल चीजों में छिपा होता है। कई दिन बीत गए। बीरबल ने पूरे महल के दरबारियों, सेवकों और यहां तक कि दार्शनिकों से भी बात की। सबने हंसते हुए कहा कि छाया का रूठना तो धूप और छांव का खेल है, लेकिन अकबर इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनकी छाया जीवित है और उनसे नाराज है। एक दिन बीरबल ने अकबर को बताया कि उन्हें उनकी समस्या का समाधान मिल गया है। जहां अपना, बीरबल ने कहा, आपकी छाया आपसे नाराज नहीं है, बल्कि वह अकेली है। उसे एक साथी चाहिए, एक जीवन साथी। अकबर हैरान रह गए। मेरी छाया की शादी? तुम क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल ने कहा, हाँ, जहां अपना, अगर आपकी छाया की शादी हो जाएगी तो वह कभी आपसे दूर नहीं जाएगी। वह हमेशा खुश रहेगी और आपके साथ रहेगी। अकबर पहले तो हंसे, फिर गंभीर हो गए। लेकिन मेरी छाया की शादी किससे होगी और कैसे होगी? बीरबल ने कहा, मैंने आपकी छाया के लिए एक सुंदर और योग्य दुल्हन ढूंढ ली है।
वह हमेशा आपके साथ रहेगी, चाहे धूप हो या छांव, चाहे रात हो या दिन। बीरबल ने एक बड़े चमकदार दर्पण को शाही उद्यान में लाने का आदेश दिया। यह दर्पण इतना बड़ा था कि उसमें अकबर की पूरी आकृति साफ दिखाई देती थी। दर्पण को इस तरह से स्थापित किया गया था कि जब अकबर उसके सामने खड़े हों तो उनकी छाया दर्पण में साफ दिखाई दे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आज आपकी छाया का विवाह होगा और आपकी छाया की दुल्हन यह सुंदर दर्पण है। अकबर अविश्वास में दर्पण को देखने लगे। बीरबल ने एक छोटी सी शादी की रस्म का आयोजन किया। उन्होंने अकबर को दर्पण के सामने खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही अकबर दर्पण के सामने खड़े हुए, उनकी छाया दर्पण में साफ दिखाई दी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, देखिए, आपकी छाया कितनी खुश लग रही है, उसे अपनी दुल्हन मिल गई है। अकबर ने दर्पण में अपनी छाया को देखा। उन्हें लगा कि उनकी छाया सचमुच मुस्कुरा रही है। बीरबल ने अकबर से कुछ कस्में खाने को कहा, जैसे मैं अपनी छाया और उसकी दुल्हन का हमेशा सम्मान करूंगा, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, आदि। अकबर ने मुस्कुराते हुए उन कस्मों को दोहराया। बीरबल ने एक छोटा सा विवाह गीत भी गाया, जिसमें उन्होंने छाया और दर्पण के अमर प्रेम का वर्णन किया। पूरे दरबार में हंसी के ठहाके गूंजने लगे। दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्यबोध पर मोहित हो गए। अकबर को लगा कि उनकी छाया सचमुच खुश है। उन्होंने महसूस किया कि अब उनकी छाया उनसे कभी दूर नहीं जाएगी। जब भी वह दर्पण के सामने जाते, उनकी छाया वहां मौजूद होती। उन्हें लगा कि उनकी छाया को उसका साथी मिल गया है। बीरबल ने अकबर को धीरे से समझाया, जहां पनाह, आपकी छाया आपसे कभी रूठती नहीं थी। ये बस धूप और रोशनी का खेल था। जब आप धूप में चलते थे तो आपकी छाया आपके साथ होती थी, लेकिन जब आप किसी अंधेरी जगह पर जाते थे या जब रोशनी किसी और दिशा से आती थी तो आपकी छाया बदल जाती थी या गायब हो जाती थी। दर्पण में आपकी छाया हमेशा आपके साथ रहेगी, क्योंकि दर्पण में आपकी छवि हमेशा बनती है। अकबर को अब पूरी बात समझ में आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी चिंता निराधार थी, लेकिन बीरबल ने कितनी चतुराई से उनकी समस्या का समाधान किया था, और वह भी एक हास्यपूर्ण तरीके से। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम वाकई कमाल हो। तुमने मेरी सबसे बड़ी समस्या को एक मजाक में बदल दिया, और तुमने मुझे सिखाया कि कभी कभी हमें चीजों को एक अलग नजरिए से देखना चाहिए। अकबर ने बीरबल को ढेर सारे उपहार दिए और कहा, आज से मेरा यह विशाल दर्पण हमेशा शाही उद्यान में रहेगा, ताकि जब भी कोई अपनी छाया से रूठे तो उसे अपनी दुल्हन मिल जाए। पूरे दरबार में फिर से हंसी गूंज उठी। उस दिन के बाद जब भी कोई दरबारी अपनी परछाई को लेकर परेशान होता तो अकबर मजाकिया अंदाज में कहते, क्या तुम्हारी छाया भी रूठ गई है? तुम्हें भी दर्पण विवाह करना चाहिए। सीख, कभी कभी जिन चीजों को हम रहस्यमय या जादुई समझते हैं, उनके पीछे एक सरल और तार्किक कारण होता है। हमें अपनी कल्पनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और वास्तविक दुनिया को समझना चाहिए, और कभी कभी बुद्धिमत्ता और हास्य का मिश्रण सबसे जटिल समस्याओं को भी सरल बना देता है। यह एक असामान्य सुबह थी जब आगरा के महल में एक अजीबोगरीब घटना घटी। बादशाह अकबर के सबसे प्रिय और विशालकाय हाथी बादशाह पसंद ने अचानक जोरदार चीख मारी। यह चीख इतनी भयावह थी कि पूरा दरबार हिल गया। जमीन कांपने लगी और दरबार में रखे फूलदान और मोमबत्तियां तक गिर गईं। बादशाह पसंद की चीख एक सामान्य हाथी की आवाज़ नहीं थी। यह ऐसी आवाज़ थी जैसे उसे कोई भयानक तकलीफ हो रही हो। और इस चीख के बाद हाथी जोर जोर से खांसने लगा। उसकी खांसी इतनी तेज थी कि उसकी सूंड से धुआं सा निकल रहा था। वह अपने पैरों पर बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगा, जिससे महल में और भी ज्यादा अफरा तफरी मच गई। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए इस घटना से हैरान और चिंतित थे। उनका प्रिय हाथी इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहा था? क्या हुआ मेरे हाथी को? अकबर ने चिंतित होकर कहा, क्या वह बीमार है? क्या उस पर किसी ने जादू टोना कर दिया है? शाही हकीम को तुरंत बुलाया गया। हकीम ने हाथी की जांच की, लेकिन उसे कोई बीमारी नहीं मिली। हाथी की आंखें लाल थीं और वह अपनी सूंड से लगातार जमीन पर मार रहा था। जहां पनाह, हकीम ने कहा, ऐसा लगता है जैसे हाथी को किसी चीज से भयानक जलन हो रही है, लेकिन यह किस चीज से हो सकता है मैं नहीं जानता।
अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, मेरे प्रिय हाथी बादशाह पसंद को क्या हो गया है? वह जोरदार खांस रहा है और उसकी आंखें लाल हैं। मुझे लगता है कि यह किसी शैतान का काम है। तुम इस रहस्य को सुलझाओ और मेरे हाथी को ठीक करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, चिंता न करें, आपका यह वफादार सेवक आपके हाथी को जरूर ठीक करेगा और उस शैतान को भी पकड़ेगा जिसने उसे परेशान किया है। लेकिन यह वाकई एक अनोखी समस्या है। बीरबल ने हाथी की जांच की। उन्होंने देखा कि हाथी की सूंड के अंदर और उसके मुंह के पास कुछ लाल लाल दाने लगे हुए थे। उन्होंने उन दानों को सूंघा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, आपके हाथी को कोई बीमारी नहीं है और न ही यह किसी जादू टोने का काम है। मुझे लगता है कि किसी ने आपके हाथी को मिर्ची खिलाई है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मिर्ची? हाथी को मिर्ची कौन खिलाएगा? यह तो हास्यास्पद था। अकबर हैरान रह गए। मिर्ची? बीरबल, तुम यह क्या कह रहे हो? हाथी को मिर्ची कौन खिलाएगा? और क्यों? बीरबल ने समझाया। जहांपनाह, मिर्ची इतनी तीखी होती है कि अगर कोई जानवर इसे खा ले तो उसे वैसी ही जलन और खांसी होगी जैसी हमारे हाथी को हो रही है। और जिसने भी यह किया है वह जरूर कोई शरारती व्यक्ति है। अकबर का गुस्सा और बढ़ गया। एक शरारती व्यक्ति? मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बीरबल, तुम उस मिर्ची चोर को ढूंढो जिसने मेरे प्रिय हाथी को तंग किया है। बीरबल ने तुरंत अपनी जांच शुरू की। उन्होंने हाथी के महावत और सभी शाही सेवकों से पूछताछ की जो हाथी के बाड़े के पास काम करते थे। क्या किसी ने हाथी को कुछ खाते हुए देखा या किसी को हाथी के पास अजीब तरीके से आते जाते देखा? बीरबल ने एक सेवक से पूछा। सेवक ने कहा, नहीं महाराज, सब कुछ सामान्य था। बस सुबह एक नया सेवक आया था जिसने हाथी को कुछ खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन महावत ने उसे रोक दिया था। बीरबल ने सोचा, नया सेवक, यह जरूर कोई चालाक व्यक्ति है। बीरबल ने सभी शाही सेवकों को दरबार में बुलाया। लगभग 50 सेवक दरबार में जमा हुए। उनके चेहरों पर डर और उत्सुकता थी। बीरबल ने सभी सेवकों को एक अर्धवृत्ताकार में खड़ा किया। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। बीरबल ने कहा, सेवकों, आज हमारे प्रिय हाथी बादशाह पसंद को किसी ने मिर्ची खिला दी है जिससे उसे भयानक तकलीफ हो रही है। जिसने भी यह किया है वह एक बड़ा अपराधी है और मैं जानता हूं कि वह कौन है। सेवक आपस में फुसफुसाने लगे। हर कोई दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। बीरबल ने अपनी जेब से कुछ सूखी लाल मिर्चें निकालीं। ये मिर्चें उन्हें हाथी के बाड़े के पास जमीन पर गिरी हुई मिली थीं। उन्होंने उन मिर्चों को दरबारियों और सेवकों को दिखाया। यह वही मिर्च है जिसने हमारे हाथी को खांसने पर मजबूर कर दिया है। बीरबल ने जोर से कहा, अब मैं उस चोर को पकड़ूंगा। बीरबल ने एक एक सेवक के पास जाकर उनकी जेबें जांचनी शुरू की। हर कोई अपनी जेबें दिखा रहा था और बीरबल को कुछ नहीं मिल रहा था। जब बीरबल एक युवा और चालाक दिखने वाले सेवक, नाम था श्यामलाल, के पास पहुंचे तो उन्होंने उसकी जेब में हाथ डाला और श्यामलाल की जेब से निकली सूखी लाल मिर्चें। जैसे ही बीरबल ने मिर्चें निकालीं, श्यामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपनी चोरी से इनकार करने की कोशिश करने लगा। नहीं, नहीं महाराज, यह मेरी मिर्च नहीं है। मैं तो बस। लेकिन बीरबल ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस क्या श्यामलाल, तुम्हारे पास ये मिर्चें क्यों हैं? और तुमने ही हाथी को मिर्ची खिलाई है ना? श्यामलाल के पास कोई चारा नहीं था। वह टूट गया और उसने अपनी हरकत कबूल कर ली। उसने बताया कि वह एक नया सेवक था और वह दरबारियों और महावत को परेशान करना चाहता था। उसने सोचा था कि हाथी को मिर्ची खिलाने से वह बस थोड़ा सा छींकेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि हाथी को इतनी भयानक तकलीफ होगी। उसने सोचा था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। अकबर और सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए। यह एक अजीबोगरीब शरारत थी और उससे भी अजीबोगरीब तरीका था चोर को पकड़ने का। अकबर ने श्यामलाल को उसकी शरारत के लिए डांटा, लेकिन उसकी ईमानदारी से कबूल करने और बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर उसे क्षमा कर दिया। लेकिन उसे कड़ी चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसी कोई शरारत न करे।
उसे कुछ समय के लिए शाही रसोई में काम करने का आदेश दिया गया, जहां उसे मिर्चों का सही इस्तेमाल सिखाया गया। बीरबल ने अकबर को समझाया, जहां अपना कभी कभी सबसे बड़े शरारती को पकड़ने के लिए सबसे सरल तरीके की जरूरत होती है, और इंसान की छोटी छोटी गलतियां अक्सर सच्चाई को उजागर कर देती हैं। बादशाह पसंद को तुरंत ठंडा पानी और गुड़ खिलाया गया, जिससे उसे काफी राहत मिली। उसकी खांसी धीरे धीरे ठीक हो गई। उस दिन के बाद जब भी महल में कोई शरारती हरकत होती, अकबर हमेशा मजाकिया अंदाज में कहते, बीरबल, क्या इस बार भी किसी की जेब में मिर्च मिलेगी? और बीरबल हमेशा मुस्कुराते हुए कहते, नहीं जहांपना, इस बार तो जरूर कोई चटनी बनाने वाला होगा। सीख: कभी कभी छोटी सी शरारत भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। हमें अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए, और कभी कभी सबसे जटिल समस्या का समाधान सबसे सरल और रचनात्मक तरीके से होता है। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा से ज्ञान, बुद्धि और अनोखी पहेलियों का केंद्र रहा है। लेकिन एक दिन एक अजीबोगरीब घटना ने दरबार में हलचल मचा दी। एक दूर देश से एक व्यापारी आया, जिसके पास एक असाधारण तोता था। व्यापारी ने दावा किया कि उसका तोता न केवल इंसानों की तरह बात कर सकता है, बल्कि वह संगीत पर नाच भी सकता है। अकबर, जो हमेशा अनोखी चीजों के शौकीन थे, उस तोते को देखने के लिए उत्सुक थे। व्यापारी ने तोते को दरबार में पेश किया। तोता एक सुंदर पिंजरे में बैठा था, जिसके पंख हरे और नीले रंग के थे और उसकी आंखें चमकदार थीं। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मेरा यह तोता दुनिया का सबसे बुद्धिमान तोता है। ये इंसानों की तरह बातचीत कर सकता है, कविताएं सुना सकता है, और सबसे बड़ी बात, यह संगीत पर नाच सकता है। यह कोई साधारण तोता नहीं, बल्कि नाचने वाला नगीना है। अकबर प्रभावित हुए। वाह, क्या सचमुच यह नाच सकता है? व्यापारी ने कहा, हां महाराज, लेकिन इसमें एक शर्त है। यह सिर्फ तभी नाचता है जब इसे खुशी का संगीत सुनाई दे, और यह थोड़ा शर्मीला है, इसलिए यह सिर्फ तभी नाचता है जब इसे लगे कि कोई इसे देख नहीं रहा है। अकबर ने आदेश दिया कि तोते को संगीत सुनाया जाए। शाही संगीतकारों ने अपनी धुनें बजानी शुरू की, लेकिन तोता चुपचाप बैठा रहा। उसने एक भी कदम नहीं उठाया। व्यापारी ने कहा, महाराज, लगता है इसे अभी तक खुशी का संगीत नहीं मिला, और यह शायद थोड़ा शर्मिंदा भी है। इसे अकेले छोड़ना होगा ताकि यह अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। अकबर ने तोते को महल में रखने का आदेश दिया और व्यापारी से कहा कि वह 1 सप्ताह बाद वापस आए। लेकिन 1 सप्ताह बाद भी तोता नहीं नाचा। व्यापारी ने कई बहाने बनाए, जैसे तोता बीमार है, इसे डर लग रहा है, या संगीत सही नहीं है। अकबर अधीर होने लगे। उन्हें लगा कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। बीरबल! अकबर ने बीरबल को बुलाया। यह व्यापारी झूठ बोल रहा है, उसका तोता नाच नहीं सकता, लेकिन मुझे इसे साबित करना है। तुम इस नाचते तोते की पहेली को सुलझाओ और इस व्यापारी का झूठ पकड़ो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता न करें, आपका यह वफादार सेवक तोते को जरूर नचवाएगा और इस व्यापारी का झूठ भी पकड़ेगा। लेकिन यह वाकई एक अनोखी पहेली है। बीरबल ने व्यापारी से बात की। तुम कहते हो कि तुम्हारा तोता सिर्फ खुशी का संगीत सुनकर नाचता है, और वह भी तब जब उसे लगे कि कोई उसे देख नहीं रहा है? व्यापारी ने अपनी मूछें मरोड़ते हुए कहा, हां महाराज, यह बिल्कुल सच है। बीरबल ने सोचा, अगर तोता नाचता नहीं है तो व्यापारी ने झूठ बोला, और अगर वह नाचता है तो हमें उसे नचाना पड़ेगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने व्यापारी और तोते को दरबार में फिर से बुलाया। बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने इस नाचते तोते की पहेली को सुलझा लिया है। यह तोता सचमुच नाच सकता है, लेकिन इसे एक विशेष प्रकार के संगीत की जरूरत है। अकबर उत्सुकता से बोले, कौन सा संगीत? बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, इस तोते को खुशी का संगीत नहीं, बल्कि झूठ का संगीत चाहिए, और वह संगीत व्यापारी की जेब से निकलेगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुमने महाराज से कहा कि तुम्हारा तोता नाचता है। या तो यह सच है या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हारा तोता बेकार है और नाच नहीं सकता, तो तुम्हें उसे यहीं दरबार में नचाना होगा। व्यापारी हैरान रह गया। नचाना होगा? पर कैसे?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा तोता नाच नहीं सकता तो तुम्हें अपनी कला का प्रदर्शन करना होगा। तुम्हें खुद यहीं दरबार में नाचना होगा, यह साबित करने के लिए कि तुम्हारे तोते में कोई कला नहीं है। यह एक नया नियम है। अगर बेकार है तो नाचो। पूरे दरबार में हंसी के ठहाके गूंजने लगे। दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य बोध पर मोहित हो गए। व्यापारी घबरा गया। उसे लगा कि वह बीरबल की जाल में फंस गया है। व्यापारी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं कैसे नाच सकता हूं? मैं तो एक व्यापारी हूं। बीरबल ने कहा, या तो तुम नाचो या तुम्हारा तोता नाचे। अगर तोता नहीं नाचेगा तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, क्योंकि तुमने महाराज से झूठ बोला। व्यापारी अब डरने लगा। उसे पता था कि अगर वह नहीं नाचेगा तो उसे अकबर के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, और अगर वह नाचेगा तो वह हास्यास्पद लगेगा। व्यापारी ने कुछ देर सोचा, फिर उसने एक अंतिम कोशिश की। महाराज, मेरा तोता नाच सकता है, लेकिन इसे थोड़ा समय चाहिए। बीरबल ने कहा, समय नहीं व्यापारी, अब तो या तुम नाचो या तुम्हारा तोता नाचे। और हां, अगर तुम्हारा तोता नाचता है तो तुम्हें इनाम मिलेगा, अगर नहीं तो तुम्हें अपनी नाचने की कला का प्रदर्शन करना होगा, और फिर तुम्हें दंड भी मिलेगा। व्यापारी ने फिर से घबराते हुए तोते को देखा। तोता पिंजरे में चुपचाप बैठा था, जैसे वह भी इस नाटक को देख रहा हो। व्यापारी को पता था कि अगर वह नाचेगा तो उसकी बेइज्जती होगी, और अगर वह नहीं नाचेगा तो उसे दंड मिलेगा। अचानक व्यापारी के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं यह साबित कर दूं कि तोता नाचता है तो मैं बच जाऊंगा और मुझे इनाम भी मिलेगा। व्यापारी ने कुछ देर सोचा, फिर उसने बीरबल से कहा, ठीक है महाराज, मेरा तोता नाच सकता है, लेकिन इसे थोड़ा प्रोत्साहन चाहिए। बीरबल ने कहा, प्रोत्साहन? कौन सा प्रोत्साहन? व्यापारी ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें तोते के पिंजरे के पास रखा। महाराज, मेरा तोता सिर्फ तभी नाचता है जब उसे लगे कि उसे कोई इनाम मिल रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, देखिए, व्यापारी का तोता कितना लालची है, यह सिर्फ इनाम के लिए नाचता है। अकबर हंस पड़े। तो यह एक नाचने वाला नगीना नहीं, बल्कि एक लालची नगीना है। बीरबल ने एक शाही संगीतकार को बुलाया और उसे एक तेज खुशी भरी धुन बजाने के लिए कहा। संगीत शुरू हुआ। व्यापारी ने तोते की ओर देखा और फुसफुसाया, नाचो मूर्ख, नाचो, नहीं तो हमें दोनों को नाचना पड़ेगा। और फिर अचानक तोता पिंजरे के अंदर ही कूदने लगा। वह अपने पंखों को फड़फड़ाने लगा, अपनी गर्दन को हिलाने लगा, और ऐसा लगा जैसे वह सचमुच संगीत पर नाच रहा हो। उसने कुछ अजीबोगरीब आवाजें भी निकालीं, जैसे वह खुशी से गा रहा हो। पूरे दरबार में अविश्वास और हंसी का मिश्रण छा गया। दरबारी हैरान थे कि तोता सचमुच नाच रहा था। अकबर खुद भी चौंक गए। तो यह तोता सचमुच नाचता है, लेकिन व्यापारी ने पहले झूठ क्यों बोला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, व्यापारी ने झूठ नहीं बोला, उसने सिर्फ आधी सच्चाई बताई। उसका तोता नाच सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब उसे प्रेरित किया जाए, और वह प्रोत्साहन पैसे का हो सकता है या डर का। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, तुम्हारा तोता नाचने लगा व्यापारी, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारे डर और तुम्हारे इनाम के लालच के कारण है। व्यापारी शर्म से लाल हो गया। बीरबल ने आगे कहा, यह तोता नाचने वाला नगीना नहीं, बल्कि एक ठग व्यापारी का नाचता हुआ साथी है। अकबर ने व्यापारी को उसकी धोखाधड़ी के लिए डांटा, लेकिन तोते की अनोखी कला को देखकर उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने तोते को महल में रखने का आदेश दिया, लेकिन व्यापारी को दंडित किया गया और उसे दरबार से निकाल दिया गया। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और चतुराई से किसी भी पहेली को सुलझाया जा सकता है। तुमने एक नाचते हुए तोते और एक ठग व्यापारी का झूठ एक साथ पकड़ लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, कभी कभी हमें चीजों को एक अलग नजरिए से देखना चाहिए, और कभी कभी डर और लालच इंसान को ऐसी चीजें करवा देते हैं जो वह सामान्य रूप से नहीं करता। उस दिन के बाद जब भी दरबार में कोई अजीबोगरीब दावा करता तो अकबर मजाकिया अंदाज में कहते, बीरबल,
क्या इस बार भी हमें किसी तोते को नचाना पड़ेगा? और बीरबल हमेशा मुस्कुराते हुए कहते, नहीं जहां पनाह, इस बार तो जरूर कोई ठग व्यापारी खुद ही नाचेगा। बादशाह अकबर का दरबार अपनी अनूठी पहेलियों, न्याय और हास्य के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब समस्या ने सभी को परेशान कर दिया। अकबर की शाही तिजोरी से एक बहुत ही कीमती हार गायब हो गया था। यह हार हीरे और मोतियों से जड़ा था और इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि पूरे राज्य में भूखे लोगों को कई साल तक खाना खिलाया जा सकता था। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। यह क्या मजाक है? मेरे अपने महल से, मेरी अपनी तिजोरी से हार गायब, और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। यह जरूर किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम है, उन्होंने जोर से कहा। शाही खजांची, जो हार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, डर के मारे कांप रहा था। जहां अपना, मैंने तो अपनी आंखों से हार को तिजोरी में रखा था, पता नहीं कैसे वह गायब हो गया। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, यह सिर्फ एक हार का मामला नहीं है, यह मेरी शाही प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर मेरे अपने महल से शाही हार चोरी हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? तुम इस चोर को ढूंढो, चाहे वह कितना भी चालाक क्यों ना हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चिंता न करें। हार कहाँ गया और किसने चुराया, यह रहस्य भी सुलझ जाएगा। लेकिन यह चोर जरूर कोई बड़ा लालची रहा होगा जो इतना कीमती हार एक साथ ले गया। बीरबल ने तुरंत अपनी जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने तिजोरी का निरीक्षण किया। कोई ताला टूटा नहीं था, न ही कोई दरवाजा खुला था। तिजोरी के पास कोई पैरों के निशान भी नहीं थे। यह एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाना मुश्किल लग रहा था। बीरबल ने सभी शाही कर्मचारियों, पहरेदारों और उन दरबारियों से पूछताछ की जिनकी तिजोरी तक पहुंच हो सकती थी, लेकिन सबने कसम खाई कि उन्होंने कुछ नहीं देखा और वे निर्दोष थे। कई घंटे बीत गए, लेकिन हार और चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अकबर अधीर होने लगे। बीरबल, क्या हुआ तुम्हारे चोर का? क्या उसे हार खाकर पेट दर्द तो नहीं हो गया? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, चोर को जरूर पेट दर्द हुआ होगा, क्योंकि इतना कीमती हार चुराना आसान नहीं है। लेकिन मैंने एक योजना बनाई है। मुझे सभी दरबारियों को यहां बुलाना होगा। अकबर ने पूछा, सभी दरबारियों को? पर क्यों? बीरबल ने समझाया, हार चोर उनमें से ही कोई है, जहां पनाह, और मैं उसे उसके झूठ से पकड़ूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और सभी दरबारियों को शाही कक्ष में बुलाया गया। लगभग 100 दरबारी वहां जमा हुए। उनके चेहरों पर जिज्ञासा और थोड़ी घबराहट थी। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक अर्धवृत्ताकार में खड़ा किया। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखों में बीरबल की योजना को लेकर उत्सुकता थी। बीरबल ने कहा, दरबारियों, आज हमारे महाराज का कीमती हार चोरी हो गया है। यह एक गंभीर अपराध है, लेकिन मैं जानता हूं कि चोर कौन है। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। हर कोई दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। बीरबल ने अपनी जेब से एक अजीबोगरीब चीज निकाली। यह एक लकड़ी का पैमाना था जो थोड़ा असामान्य दिख रहा था। बीरबल ने उस पैमाने को उठाया और कहा, दरबारियों, यह कोई साधारण पैमाना नहीं है। यह झूठ का पैमाना है। मैंने इसे एक रहस्यमय जादूगर से प्राप्त किया है। इसकी खासियत यह है कि जब कोई झूठा व्यक्ति इसे अपने सिर पर रखेगा तो उसकी टोपी अपने आप बड़ी होती चली जाएगी। जितना बड़ा झूठ, उतनी बड़ी टोपी। पूरे दरबार में अविश्वास और भय छा गया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। सब जानते थे कि दरबार में कोई न कोई तो जरूर झूठा होगा और अब उसकी टोपी बड़ी हो जाएगी। बीरबल ने पैमाना उठाया और पहले दरबारी के पास गए। उन्होंने उससे कुछ सवाल पूछे और फिर उसे पैमाना अपने सिर पर रखने को कहा। दरबारी ने पैमाना अपने सिर पर रखा और उसकी टोपी सामान्य रही। एक एक करके बीरबल सभी दरबारियों के पास गए। उन्होंने हर दरबारी से कुछ सवाल पूछे, जैसे, क्या तुमने हार देखा? क्या तुम तिजोरी के पास थे? आदि। हर दरबारी ने पैमाना अपने सिर पर रखा और उनकी टोपियां सामान्य रहीं। जब बीरबल शाही वजीर, नाम था वजीर अजमत, के पास पहुंचे तो कुछ अजीब हुआ। वजीर अजमत एक सम्मानित और हमेशा शांत रहने वाले व्यक्ति थे।
बीरबल ने उनसे कुछ सवाल पूछे और फिर उन्हें पैमाना अपने सिर पर रखने को कहा। जैसे ही वजीर अजमत ने पैमाना अपने सिर पर रखा, उनकी टोपी थोड़ी सी बड़ी हो गई। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल ने वजीर अजमत से और सवाल पूछे और हर सवाल के साथ उनकी टोपी और बड़ी होती चली गई। वजीर अजमत का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी टोपी अब इतनी बड़ी हो गई थी कि वह उनके पूरे सिर को ढक रही थी। बीरबल ने फिर से एक सवाल पूछा, क्या तुमने हार चुराया है वजीर अजमत? और जैसे ही वजीर अजमत ने नहीं कहा, उनकी टोपी इतनी बड़ी हो गई कि वह छत से भी ऊपर निकल गई और ऐसा लगा जैसे वह पूरी पृथ्वी तक पहुंच गई हो। पूरे दरबार में अविश्वास और हंसी का मिश्रण छा गया। दरबारी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। वजीर अजमत की टोपी इतनी बड़ी हो गई थी कि वह हास्यास्पद लग रही थी। बीरबल ने तुरंत वजीर अजमत का हाथ पकड़ा। पकड़ा गया चोर, बीरबल ने जोर से कहा। वजीर अजमत ही वह झूठा है जिसकी टोपी पृथ्वी तक पहुंच गई है। अकबर खुद भी चौंक गए। उन्होंने देखा कि वजीर अजमत का झूठ कितना बड़ा था कि उसकी टोपी इतनी विशाल हो गई थी। बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? सिर्फ टोपी बड़ी होने से कोई चोर कैसे हो सकता है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, झूठ का पैमाना कभी झूठ नहीं बोलता। जिसने हार चुराया है उसने बड़ा झूठ बोला और उसकी टोपी उतनी ही बड़ी हो गई। वजीर अजमत की टोपी इतनी बड़ी हो गई है कि अब वह पूरी पृथ्वी को ढक सकती है। इसका मतलब है कि उनका झूठ भी उतना ही बड़ा है। वजीर अजमत का चेहरा अब शर्म से लाल था। वह अपनी चोरी से इनकार करने की कोशिश करने लगा। नहीं नहीं महाराज, मैं तो बस, मुझे चक्कर आ रहा था। लेकिन बीरबल ने उसे बीच में ही रोक दिया। चक्कर आ रहा था तो टोपी बड़ी क्यों हुई? वजीर अजमत, तुमने ही हार चुराया है ना? वजीर अजमत के पास कोई चारा नहीं था। वह टूट गया और उसने अपनी चोरी कबूल कर ली। उसने बताया कि वह हार की कीमत देखकर लालच में आ गया था। उसने सोचा था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। उसने हार को अपने गुप्त कमरे में छुपा दिया था। अकबर और सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए। यह एक अजीबोगरीब चोरी थी और उससे भी अजीबोगरीब तरीका था चोर को पकड़ने का। अकबर ने वजीर अजमत को उसकी चोरी के लिए डांटा, लेकिन उसकी ईमानदारी से कबूल करने और बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर उसे क्षमा कर दिया। लेकिन उसे दंडित किया गया और उसे अपने पद से हटा दिया गया। हार वापस मिल गया और उसे फिर से शाही तिजोरी में सुरक्षित रखा गया। बीरबल ने अकबर को समझाया, जहां पनाह, झूठ का पैमाना असल में कोई जादुई पैमाना नहीं था। यह सिर्फ एक साधारण लकड़ी का पैमाना था। लेकिन मैंने इस कहानी को इस तरह से सुनाया कि दरबारियों के मन में डर पैदा हो गया। और झूठे व्यक्ति के मन में डर और अपराध बोध इतना ज्यादा होता है कि वह अपनी हरकतों से ही पकड़ा जाता है। वजीर अजमत के मन में डर था कि उसकी टोपी सचमुच बड़ी हो जाएगी और उस डर के कारण ही उसने अपनी चोरी कबूल कर ली। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम वाकई कमाल हो। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और चतुराई से किसी भी पहेली को सुलझाया जा सकता है। तुमने एक साधारण लकड़ी के पैमाने को झूठ का पैमाना बना दिया। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। झूठ को छिपाना मुश्किल है और अपराधी हमेशा अपनी हरकतों से पकड़ा जाता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चाई हमेशा सामने आती है, भले ही उसे छिपाने के लिए कितनी भी बड़ी टोपी क्यों न पहनी जाए। उस दिन के बाद जब भी महल में कोई झूठ बोलने की कोशिश करता तो अकबर मजाकिया अंदाज में कहते, क्या तुम्हारी टोपी भी पृथ्वी तक पहुंचने वाली है? और बीरबल हमेशा मुस्कुराते हुए कहते, नहीं, जहां अपना, इस बार तो जरूर कोई छोटी टोपी वाला चोर होगा। सीख, झूठ को छिपाना मुश्किल है और अपराधी हमेशा अपनी हरकतों और डर के कारण पकड़ा जाता है। बुद्धि और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बादशाह अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता, हास्य और कभी-कभी अजीबोगरीब समस्याओं के लिए जाना जाता था। लेकिन हाल ही में एक नए वजीर, नाम था वजीर बेवकूफ चंद, की नियुक्ति ने दरबार में एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी थी। वजीर बेवकूफ चंद एक अच्छे इंसान थे।
लेकिन उनके फैसले हमेशा अटपटे और बिना सोचे समझे होते थे। उनके फैसलों के कारण दरबार में अक्सर हास्यास्पद स्थितियां पैदा हो जाती थीं। एक दिन राज्य में भीषण सूखा पड़ा, फसलें सूख गईं और लोग प्यासे मरने लगे। अकबर ने वजीर बेवकूफ चंद को इस समस्या का समाधान ढूंढने का आदेश दिया। वजीर बेवकूफ चंद ने कुछ दिनों तक सोचा और फिर एक अजीबोगरीब फैसला सुनाया। जहां पनाह, वजीर बेवकूफ चंद ने दरबार में घोषणा की, मैंने सूखे का समाधान ढूंढ लिया है। हम एक बहुत बड़ी पानी की पाइपलाइन बनाएंगे जो सीधे पहाड़ों से पानी को रेगिस्तान तक ले जाएगी। पूरा दरबार सन्नाटे में छा गया। ये एक अच्छा विचार था, लेकिन समस्या यह थी कि पहाड़ों से रेगिस्तान तक की दूरी सैकड़ों मील थी और ऐसी पाइपलाइन बनाने में सालों लग जाते और अरबों अशर्फियां खर्च होती, और तब तक तो लोग प्यासे मर जाते। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। वजीर बेवकूफ चंद, यह एक विशाल और महंगा प्रोजेक्ट है। क्या हमारे पास कोई और तत्काल समाधान नहीं है? वजीर बेवकूफ चंद ने कहा, नहीं जहां पनाह, यह सबसे अच्छा समाधान है, और जब तक पाइपलाइन बन नहीं जाती तब तक हम लोगों को आदेश देंगे कि वे कम पानी पिए। पूरे दरबार में हंसी के ठहाके गूंजने लगे। दरबारी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। कम पानी पिए, ये कैसा समाधान था? बीरबल, जो हमेशा अपनी शांत मुस्कान के साथ दरबार में मौजूद रहते थे, अब अपनी दाढ़ी सहला रहे थे। उन्हें पता था कि वजीर बेवकूफ चंद के फैसले अक्सर ऐसे ही होते थे। जहां पनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि वजीर बेवकूफ चंद का दिमाग थोड़ी देर के लिए धूप में सूख गया है। इसी वजह से वह ऐसे कच्चे फैसले ले रहे हैं। पूरा दरबार फिर से हंस पड़ा। वजीर बेवकूफ चंद शर्म से लाल हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके फैसले हास्यास्पद थे। अकबर ने वजीर बेवकूफ चंद को डांटा, लेकिन बीरबल की बात सुनकर उन्हें भी हंसी आ गई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। वजीर बेवकूफ चंद के फैसले अक्सर बिना दिमाग के होते हैं। तुम्हें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। हमें एक ऐसा वजीर चाहिए जिसके पास दिमाग हो। बीरबल ने कहा, जहां अपना, चिंता न करें। आपका यह वफादार सेवक वजीर बेवकूफ चंद के दिमाग को धूप से बचाने और उसे तेज करने का तरीका जरूर ढूंढ लेगा, लेकिन यह वाकई एक अनोखी चुनौती है। बीरबल ने अगले दिन दरबार में वजीर बेवकूफ चंद को बुलाया। वजीर बेवकूफ चंद, बीरबल ने कहा, मैंने तुम्हारे दिमाग को तेज करने का एक तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक विशेष प्रकार की बुद्धि टोपी पहननी होगी। वजीर बेवकूफ चंद हैरान रह गए। बुद्धि टोपी? वह क्या है? बीरबल ने एक अजीब सी टोपी दरबार में पेश की। यह टोपी बहुत बड़ी और अजीबोगरीब थी, जिसमें कई छोटे छोटे छेद थे और ऊपर एक पंखा लगा हुआ था। बीरबल ने कहा, यह कोई साधारण टोपी नहीं है, यह बुद्धि टोपी है। जब तुम इसे पहनोगे तो यह तुम्हारे दिमाग को हवा देगी और उसे ठंडा रखेगी, ताकि तुम्हारा दिमाग धूप में न सूखे और तुम तेज फैसले ले सको। पूरे दरबार में फिर से हंसी के ठहाके गूंजने लगे। दरबारी बीरबल की चतुराई पर मोहित हो गए। वजीर बेवकूफ चंद पहले तो झिझके, लेकिन फिर उन्होंने टोपी पहन ली। टोपी इतनी बड़ी थी कि वह उनके पूरे सिर को ढक रही थी और पंखा उनके सिर पर घूम रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां अपना, अब वजीर बेवकूफ चंद का दिमाग धूप में सूखेगा नहीं, अब वह तेज फैसले लेंगे। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम वाकई कमाल हो। तुमने वजीर बेवकूफ चंद को एक बुद्धि टोपी पहना दी। अगले कुछ दिनों तक वजीर बेवकूफ चंद उस बुद्धि टोपी को पहनकर घूमते रहे। दरबारी उन्हें देखकर हंसते थे, लेकिन वजीर बेवकूफ चंद को लगता था कि अब उनका दिमाग सचमुच तेज हो गया है। बीरबल ने वजीर बेवकूफ चंद को कुछ छोटी मोटी समस्याएं दी, जिन्हें उन्हें सुलझाना था। वजीर बेवकूफ चंद, जो अब बुद्धि टोपी पहने हुए थे, ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो पहले से बेहतर थे। उन्हें लगा कि टोपी सचमुच काम कर रही है। एक दिन राज्य के शाही खजाने से कुछ सोने के सिक्के गायब हो गए। यह एक बड़ी समस्या थी। अकबर ने वजीर बेवकूफ चंद को इस चोर को पकड़ने का आदेश दिया। वजीर बेवकूफ चंद ने अपनी बुद्धि टोपी पहनकर सोचा। उन्होंने कुछ देर तक सिर खुजाया, फिर एक अजीबोगरीब फैसला सुनाया। जहां अपना, वजीर बेवकूफ चंद ने दरबार में घोषणा की, मैंने चोर को ढूंढ लिया है।
मैंने देखा कि शाही खजांची रात में खजाने के पास से गुजर रहा था। वह जरूर चोर होगा। पूरा दरबार सन्नाटे में छा गया। शाही खजांची तो हर रात खजाने के पास से गुजरता था, क्योंकि उसका घर खजाने के बगल में था। यह कोई सबूत नहीं था। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सोचा, अभी भी वजीर बेवकूफ चंद का दिमाग पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि बुद्धि टोपी को अभी और धूप की जरूरत है, ताकि वजीर बेवकूफ चंद का दिमाग पूरी तरह से तेज हो सके। अकबर हंस पड़े। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सभी दरबारियों, सेवकों और उन सभी लोगों को बुलाया जिनकी खजाने तक पहुंच हो सकती थी। उन्होंने सभी को एक अर्धवृत्ताकार में खड़ा किया। बीरबल ने कहा, दरबारियों, आज हमारे शाही खजाने से सोने के सिक्के गायब हो गए हैं, लेकिन मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे चोर को पकड़ा जा सकता है। मेरे पास एक जादुई छड़ी है। बीरबल ने एक साधारण लकड़ी की छड़ी दरबार में पेश की। यह छड़ी बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। बीरबल ने कहा, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह जादुई छड़ी है। इसकी खासियत यह है कि जब कोई चोर इसे अपने हाथ में पकड़ेगा तो यह छड़ी अपने आप गाना गाना शुरू कर देगी, और जितना बड़ा चोर उतनी तेजी से गाना गाएगी। पूरा दरबार अविश्वास और भय में छा गया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। बीरबल ने एक एक करके सभी लोगों को छड़ी पकड़ने के लिए कहा। हर किसी ने छड़ी पकड़ी, लेकिन छड़ी ने कोई गाना नहीं गाया। जब बीरबल शाही खजांची, नाम था खजांची ईमानदार लाल, के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे छड़ी पकड़ने के लिए कहा। खजांची ईमानदार लाल ने छड़ी पकड़ी और छड़ी ने कोई गाना नहीं गाया। बीरबल ने फिर से एक एक करके सभी को छड़ी पकड़ने के लिए कहा। जब बीरबल ने वजीर बेवकूफ चंद को छड़ी पकड़ने के लिए कहा तो उन्होंने छड़ी पकड़ी और छड़ी ने कोई गाना नहीं गाया। लेकिन बीरबल ने ध्यान दिया कि वजीर बेवकूफ चंद के हाथ में कुछ सोने के कण लगे हुए थे और उनकी बुद्धि टोपी में भी कुछ सोने के कण चमक रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें चोर मिल गया है, लेकिन जादुई छड़ी ने गाना नहीं गाया। अकबर हैरान रह गए। चोर मिल गया, पर छड़ी ने गाना क्यों नहीं गाया? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जादुई छड़ी असल में कोई जादुई छड़ी नहीं थी। यह सिर्फ एक साधारण लकड़ी की छड़ी थी। लेकिन मैंने देखा कि वजीर बेवकूफ चंद की बुद्धि टोपी में कुछ सोने के कण लगे हुए थे और उनके हाथ में भी सोने के कण थे। बीरबल ने आगे बताया, वजीर बेवकूफ चंद, तुमने ही शाही खजाने से सोने के सिक्के चुराए हैं, है ना? और तुमने उन सिक्कों को अपनी बुद्धि टोपी में छुपाया है। वजीर बेवकूफ चंद का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपनी चोरी से इनकार करने की कोशिश करने लगा। नहीं, नहीं महाराज, मैंने तो बस अपनी टोपी साफ की थी। लेकिन बीरबल ने उसे बीच में ही रोक दिया। टोपी साफ की थी तो उसमें सोने के कण क्यों थे, और तुम्हारे हाथों में सोने के कण क्यों थे? वजीर बेवकूफ चंद के पास कोई चारा नहीं था। वह टूट गया और उसने अपनी चोरी कबूल कर ली। उसने बताया कि वह बुद्धि टोपी के अंदर सिक्के छुपा रहा था ताकि कोई उसे पकड़ न पाए। उसे लगा था कि बुद्धि टोपी उसे इतना बुद्धिमान बना देगी कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। अकबर और सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए। यह एक अजीबोगरीब चोरी थी, और उससे भी अजीबोगरीब तरीका था चोर को पकड़ने का। अकबर ने वजीर बेवकूफ चंद को उसकी चोरी के लिए डांटा और उसे अपने पद से हटा दिया। सिक्के वापस मिल गए। बीरबल ने अकबर को समझाया, जहांपनाह, वजीर बेवकूफ चंद का दिमाग सचमुच धूप में सूख गया था। उसने सोचा कि बुद्धि टोपी उसे बुद्धिमान बना देगी, लेकिन असल में उसकी लालच और मूर्खता ने उसे पकड़वा दिया। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और कहा, बीरबल, तुम वाकई कमाल हो। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और चतुराई से किसी भी पहेली को सुलझाया जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बिना दिमाग वाला वजीर भी कभी कभी एक अच्छा सबक सिखाता है। उस दिन के बाद